हेलो माय डियर ट्रेडर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस एनआईएसएम की फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स की सीरीज में, जहां पे हम पूरा एनआईएसएम सीरीज 8 का पेपर, इक्विटी डेरिवेटिव्स का पेपर पूरा डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि क्या हमारे व्यूअर्स को चैप्टर 9 और चैप्टर 10 की वीडियोस चाहिए। बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा कि सर प्लीज इसकी वीडियोस बनाइए, प्लीज ये आप अपनी सीरीज खत्म करिए। तो आज हम आपके सामने पेश करते हैं चैप्टर 9 ऑफ एनआईएसएम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम, जिसका नाम है अकाउंटिंग्स एंड टैक्सेशंस। इसकी मैं अगर वेटेज की बात करूं तो इसकी वेटेज 5 नंबर की वेटेज है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखता। ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशंस में अपना 90% सिलेबस कवर कर लिया है चैप्टर वाइज करके और विद एमसीक्यूज। तो ये हमारे कुछ लास्ट के 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 9 की मैं बात करूं तो 5 नंबर की वेटेज, और उसके बाद चैप्टर 10 उसकी भी 5 नंबर की वेटेज है। तो कुल मिला के हमारा 100 नंबर का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। बात करें अगर चैप्टर 9 की, जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो समझेंगे पहले। देखिए कि अब डेरिवेटिव्स की मैं बात करूं तो डेरिवेटिव्स की इनकम को एक बिजनेस इनकम माना जाता है। तो ऑब्वियसली जब किसी बिजनेस इनकम की बात आती है तो उसमें ये समझना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि सर उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करें। बहुत कंफ्यूजन था इसको लेके कि किस तरह से हम जब पैसा देते हैं ब्रोकर को, फिर उसे पैसा मिलता है, एमटीएम मिलता है, उसको हम इनिशियल मार्जिन देते हैं, फिर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए। और ये क्वेश्चन रहता है उन लोगों के दिमाग में जो लोग अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं, जो कि मान लीजिए कॉर्पोरेट अकाउंट्स यूज करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट अकाउंट्स लोग यूज करते हैं। अगर इंडिविजुअल्स की मैं बात करूं तो इंडिविजुअल्स जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे उनको इतना अकाउंटिंग एंड ऑल नहीं वो मेंटेन करते होंगे, पर जो बड़े लेवल के ट्रेडर्स हैं, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेडर्स हैं, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स यूज करते हैं, उनको ऑब्वियसली ये जानना बहुत जरूरी होता है कि सर इन चीजों की जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जो लेन देन हो रहा है, उनको मैं अपनी बुक्स में कैसे हम लोग दिखाएं, और एक बारी दिखाएं तो उस पर किस तरह का टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है, किस तरह के रिबेट्स लिए जाते हैं, क्या सब चीजें दी जाती हैं। तो इसलिए एनआईएसएम ने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अपने इस एग्जाम में इंक्लूड करा, क्योंकि ये जो एग्जाम दे रहे हैं ये सब लोग वही देंगे जो कि आगे डेरिवेटिव्स मार्केट में आगे जाके काम करेंगे। तो चलिए, चैप्टर थ्योरेटिकल है, हमने कोशिश करी है कि जितना ज्यादा इसको आपके लिए इजी बनाया जाए और जितना ज्यादा इसका रेलेवेंट पोर्शन है। अगर आप इसका मॉड्यूल चेक करेंगे तो बहुत अच्छी खासी इसमें नॉलेज दी गई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके जो चैप्टर है इसमें आप अच्छे से उसको पढ़ें। जो एक ब्रॉड चीजें हैं जो आपको उस चैप्टर को समझने में आपकी मदद करेंगी, वो चीजें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9 की अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की हमारे इस टॉपिक की वीडियो। देखते हैं कि चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना, किस तरह से अकाउंटिंग होगी, और दूसरा है किस तरह से जो डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस हैं उनका टैक्सेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक से ही शुरू करते हैं, अकाउंटिंग वाले टॉपिक से। अब अकाउंटिंग को भी क्योंकि डेरिवेटिव्स मार्केट्स की मैं बात करूं तो 2 तरह की हम लोगों के यहाँ सेगमेंट्स होते हैं, फ्यूचर्स और एक ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में थोड़ी सी अकाउंटिंग का डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा। जो चीजें कॉमन है वो भी हम बताएंगे किस तरह की कॉमन है। तो इनको हम अलग अलग पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर्स की मैं बात करूं तो किस तरह से अकाउंट्स में इसकी एंट्री की जाती है जब एक ट्रेडर्स पोजीशंस लेते हैं, जब एक मार्जिन लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप रिकॉल करिए कि अगर हम फ्यूचर्स में या डेरिवेटिव सेगमेंट्स में काम करते हैं तो आपको क्या देना होता है ब्रोकर को। इनिशियल मार्जिन आपको देनी होती है ब्रोकर्स को, जिसके बेसिस पे आप ट्रेड्स लेते हैं। तो उस इनिशियल मार्जिन की एंट्री क्या होती है, उसी सिलसिले में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरी में क्या कहता है। देखिए, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी की मैं अगर बात करूं तो उसकी एक एपेक्स बॉडी है इंडिया में, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये बॉडी है जो कि डिसाइड करती है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग किस तरह से हो।
तो इसी बॉडी ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा लिखा है कि ICAI ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं इस के रिगार्डिंग, उन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल मार्जिन की अकाउंटिंग कैसे होगी। याद रखिएगा ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का भी आगे जाके हम लोग देखेंगे। इनिशियल मार्जिन की मैं बात करूं फ्यूचर्स में ही होगी। तो क्या कहता है इनिशियल मार्जिन में, थोड़ा सा हम लोग अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जाएं तो अगर आपको इस बारे में नॉलेज हो कि अकाउंट्स में क्या होता है, एक चीज डेबिट होती है तो वहीं दूसरी चीज क्रेडिट होती है। कुछ रूल्स होते हैं अकाउंट्स के, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर्स, क्रेडिट द गिवर। उसी के हिसाब से ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो देखेंगे कि जो इनिशियल मार्जिन है, इनिशियल मार्जिन हम दे रहे हैं, हम कहां से देंगे, हम बैंक अकाउंट से देंगे। तो डेबिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हम इनिशियल मार्जिन दे रहे हैं, हमारी बुक्स में क्या डेबिट होगा, इनिशियल मार्जिन। और किस नाम से हम अकाउंट बना सकते हैं, इनिशियल मार्जिन, इक्विटी इंडेक्स या इक्विटी स्टॉक फ्यूचर्स, जो रिलेटेड भी आप मार्जिन दे रहे हैं उस रिलेटेड आप अपनी बुक्स में एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उस अकाउंट को पर्टिकुलरली आप डेबिट कर दीजिए। और ऑब्वियसली आप क्योंकि इनिशियल मार्जिन अपने बैंक से देंगे तो उस बैंक को आप क्रेडिट कर दीजिए। तो इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये सिंपल आपकी इनिशियल मार्जिन की जर्नल एंट्री बन जाती है। At the time when the contract is entered into for purchase or sale of index futures, no entry is passed for recording the contracts. क्यों? क्योंकि जब आप कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल कर रहे हैं तो आप उस टाइम अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। आपने जब अकाउंटिंग एक्टिविटी करी, अकाउंटिंग एक्टिविटी के टाइम पे आपने क्या करा, आपने पैसा दिया टुवर्ड्स इनिशियल मार्जिन। जो अकाउंट्स में एंट्री होगी वो पैसे की एंट्री होगी, ना कि आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी की। तो आपने जब इनिशियल मार्जिन दे दी, आपने उस टाइम पे अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, तो आप हर सिक्योरिटी का डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाते रहेंगे अपने बुक्स में कि आपने फलाना सिक्योरिटी खरीदी, फलाना सिक्योरिटी बेची, कहां से। सर वो आपने जो भी खरीदी बेची वो आपने इनिशियल मार्जिन के अगेंस्ट आपने खरीदी या बेची। आगे क्या कहता है देखते हैं। एट द बैलेंस शीट में आप कैसे होगा सर, एट द बैलेंस शीट डेट the balance in the initial margin equity index account should be shown separately under the head currency assets। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेरा बैलेंस है एट द एंड, मतलब जब बैलेंस शीट मेरी कब बनती है, बैलेंस शीट कब दिखाता है मेरा बैलेंस, एज ऑन 31 मार्च जो भी ईयर है उसमें मेरा बैलेंस दिखाता है कि मेरा इस टाइम बैलेंस बुक्स में क्या है। तो जो मैंने इनिशियल मार्जिन अभी ब्रोकर को कोई दिया हुआ है 31 मार्च तक, मेरे को इनिशियल मार्जिन ब्रोकर पे पड़ा हुआ है 31 मार्च को भी, तो उस इनिशियल मार्जिन को मैं कैसे दिखाऊंगा। वो देखिए, वो मेरा क्योंकि एक एसेट है, वो मैंने कैश के अगेंस्ट उससे इनिशियल मार्जिन ले लिया। मैं या तो बुक्स में कैश दिखा सकता हूँ, कैश क्योंकि मैंने दे दिया ब्रोकर को एज अ इनिशियल मार्जिन, तो इनिशियल मार्जिन मेरा क्या बन गया, एसेट। कौन सा एसेट, करेंसी एसेट्स। ये यहाँ पे यही कह रहा है, या आपके पास जो इनिशियल मार्जिन का बैलेंस है ब्रोकर के पास, उसको दिखा दीजिए एज अ करेंसी एसेट्स अपनी बैलेंस शीट में। तो जर्नल एंट्री हमने पहले पास कर दी, इनिशियल मार्जिन डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर आपके पास 31 मार्च तक भी कोई बैलेंस है ब्रोकर के पास एज अ इनिशियल मार्जिन, तो उसको आप दिखा दीजिए करेंसी एसेट्स में। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, वेयर एनी अमाउंट हैज बीन पेड इन एक्सेस ऑफ द इनिशियल मार्जिन और एडिशनल मार्जिन, the excess should be disclosed separately as a deposit under the head current assets। आपने ब्रोकर के पास इनिशियल मार्जिन से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करा रखा है, तो उसको आप कैसे दिखाएंगे, एज अ करंट एसेट्स दिखाएंगे अंडर द हेड डिपॉजिट्स, और उसकी कैटेगरी होगी करंट एसेट्स, क्योंकि ऑब्वियसली आपने ब्रोकर के पास कुछ ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है जितनी आपको इनिशियल मार्जिन की रिक्वायरमेंट थी। आगे क्या कहता है, वेयर इंस्टेड ऑफ पेइंग इनिशियल मार्जिन इन कैश The client provides bank guarantee or lodges securities with the member। बहुत अच्छा पॉइंट। देखिए, डेरिवेटिव्स मार्जिन, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में आप जरूरी नहीं है कि आप कैश ही दें अपने ब्रोकर को, आप और कोई सिक्योरिटीज भी दे सकते हैं, जैसे बैंक एफडीज, बैंक गारंटीज, म्यूचुअल फंड्स या और शेयर्स, उनके अगेंस्ट भी आप मार्जिन्स ले सकते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करने के लिए। और अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है, आपने कैश ना देके आपने
उन सिक्योरिटीज के थ्रू मार्जिन दी हुई है, तो आप किस तरह से एंट्री दिखाएंगे? आप एक डिस्क्लोजर दे देंगे। सर आप मान लीजिए आपने एक बैंक एफडी करा रखी है, तो बैंक एफडी की एंट्री आपने ऑलरेडी पास कर दी होगी कि बैंक एफडी डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वो आपका बैंक एफडी जो है ऑलरेडी आपका एसेट आपके बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। तो अब आप दोबारा एंट्री नहीं करेंगे कि आपने बैंक एफडी से ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, नहीं, क्योंकि वो बैंक एफडी जो होगी वो आपकी प्लेज्ड होगी ब्रोकर के पास, उसकी सेपरेट अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होगी। बस एक डिस्क्लोजर दे दिया जाएगा क्या कि ऐसा हमने एक्टिविटी करी है, मेड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट, दिस विल नॉट रिक्वायर एनी अकाउंटिंग एंट्री। तो सर ये मेरा यहाँ पे मेरा टॉपिक क्लियर हुआ कि किस तरह से इनिशियल मार्जिन की फ्यूचर्स में जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाया जाता है। होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं किस तरह से आपको ये चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, किस तरह से हम आपकी चीजें सिंप्लीफाई कर पाए या नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगली चैप्टर्स की, अगले टॉपिक्स की वीडियोस बनाने का। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। और अगला टॉपिक मेरा क्या कहता है, ये अगला टॉपिक मेरा क्या कहता है, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ डेली सेटलमेंट्स। जब मेरी एमटीएम ब्रोकर के पास से आ रही है या मैं ब्रोकर को दे रहा हूं, तो उस टाइम क्या मेरी अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, मेरा सेकंड टॉपिक। अगेन ये भी मैं फ्यूचर्स के कॉन्सेप्ट में ही देख रहा हूं। पेमेंट्स मेड और रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डेली सेटलमेंट्स बाय द क्लाइंट वुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू एन अकाउंट टाइटल एज मार्क टू मार्केट मार्जिन। सिंपल सी चीज है सर, अगर मार्क टू मार्केट मार्जिन दे रहे हैं तो वो भी हम दे रहे हैं ना ब्रोकर को, उसमें भी मार्क टू मार्जिन का अकाउंट आप खोलिए अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज में और उसको डेबिट कर दीजिए। और कहां से दे रहे हैं? अल्टीमेटली आप बैंक अकाउंट से दे रहे हैं, तो इसमें एंट्री क्या बनेगी? मार्क टू मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैन बी एमटीएम अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड इंडेक्स और स्टॉक वाइज सो एज टू फैसिलिटेट। अब क्या कह रहा है कि अगर आप चाहें तो उसको अपने इंडेक्स वाइज या स्टॉक वाइज भी अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं कि आपने निफ्टी की मार्क टू मार्केट मार्जिन का अकाउंट एक अलग मेंटेन करा, बैंक निफ्टी का अलग करा, मिड निफ्टी का अलग करा, सो ऑन। तो बेसिकली एमटीएम में अब सवाल ये आएगा कि एमटीएम आप ब्रोकर को देते भी हैं और ब्रोकर से आपको रिलीज भी होती है। किस केस में रिलीज होती है? जब आपका एमटीएम बैलेंस ब्रोकर के पास ज्यादा हो, आपको जब डेली बेसिस पे कुछ नोशनल प्रॉफिट होगा, उस केस में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एमटीएम अकाउंट। अब एक तरह से आपने रिवर्स एंट्री उसकी कर दी। जब आपके पास ब्रोकर के पास से पैसा आ गया तो ऑब्वियसली बैंक डेबिट होगा। सच पेमेंट्स रिसीव्ड कैन बी थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू अ डिपॉजिट केप्ट विद द क्लियरिंग मेंबर एंड डेबिटेड टू एन अप्रोप्रिएट। अगेन या तो आपके बैंक अकाउंट से डिपॉजिट जाएगी या फिर आपने क्लियरिंग मेंबर के पास कुछ अपने डिपॉजिट ऑलरेडी जमा कर रखी है, उसके थ्रू आपके डिपॉजिट जाएगी। तो उसी बेसिस पे आप अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, जो उनसा भी रेलिवेंट अकाउंट होगा। अब देखते हैं कि ईयर एंड में ट्रीटमेंट क्या होगा। एट द ईयर एंड एनी बैलेंस इन द डिपॉजिट फॉर मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट शुड बी शोन एज अ डिपॉजिट अंडर द हेड करंट एसेट्स। अगेन आपको अगर 31 मार्च तक अगर कोई आपके अकाउंट में मार्क टू मार्केट बैलेंस है, इसका मतलब वो अभी आपका रियलाइज नहीं हुआ है, आप उसे खाली एज अ करंट एसेट्स वहां पे दिखा दीजिए। याद करेंगे इनिशियल मार्जिन में हमने क्या करा था, उसको करेंसी एसेट्स दिखाया था, और यहां पे हम अंडर द हेड दिखाएंगे उसको करंट एसेट्स में एज अ डिपॉजिट। तो ये हुआ मेरा मार्क टू मार्केट का किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट। देखिए तीन ही चीज होती हैं, या तो मेरा इनिशियल मार्जिन जाएगी, एमटीएम जाएगी और फाइनल सेटलमेंट जाएगा। अगेन आप डिटेल में जब इस चैप्टर को अपने मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें सीखने को मिलेंगी। हमारा इस वीडियो का मकसद यही है कि आप जब वो टॉपिक्स पढ़ें तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो बिना किसी एक्सटर्नल गाइडेंस के। तो चलते हैं कि लास्ट मेरा जो है फाइनल सेटलमेंट के या फिर स्क्वायर ऑफ जब मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अल्टीमेटली क्या एंट्री पास की जाएगी। क्या कहता है? एट द एक्सपायरी ऑफ अ सीरीज ऑफ इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स द प्रॉफिट और लॉस ऑन फाइनल सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सीरीज शुड बी कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल सेटलमेंट प्राइस
एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सीरीज। अब जो भी उसका सेटलमेंट प्राइस होगा और जो भी आपका एक्विजिशन प्राइस होगा, ऑब्वियसली वो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बताइए, अगर मेरे व्यूअर्स अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगर प्रॉफिट्स होता है तो मैं P&L को डेबिट करूंगा या P&L को क्रेडिट करूंगा। अगर प्रॉफिट होगा उस केस में P&L डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर लॉस होगा तो उस केस में मेरा P&L डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शंस में आप बताइए। द प्रॉफिट लॉस सो कंप्यूटेड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, मैंने बोला ना, रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट्स बाय कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट और क्रेडिट टू मार्केट मार्जिन अकाउंट्स। प्लीज व्यूअर्स बताइए कि जैसे ये कह रहा है कि आप उस प्रॉफिट या लॉस को अपने P&L में ले जाएंगे। अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आप उसे क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे, और अगर लॉस होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे। जो भी आप करेंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंटिंग में, तो आप अगर प्रॉफिट को डेबिट करेंगे तो MTM आपका जो फाइनल सेटलमेंट वाला जो आपने इनिशियल मार्जिन वाला जो अकाउंट खोला था उसको आप डेबिट कर देंगे, और वाइस वर्सा अगर आप प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे। इस तरह से आपकी एंट्रीज यहाँ पे होंगी। ऑन द सेटलमेंट ऑफ एन इक्विटी इंडेक्स और इक्विटी स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, इनिशियल मार्जिन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कहा उसने, मार्क टू मार्केट जो थी मेरा, क्योंकि मार्क टू मार्केट मेरी रियलाइज्ड चीज नहीं थी। जब मेरा रियलाइज्ड हुआ तो मेरा प्रॉफिट रियलाइज हुआ, तो प्रॉफिट के अगेंस्ट मैंने एडजस्ट कर दिया मार्क टू मार्केट को। अब इनिशियल मार्जिन के बारे में क्या कहता है, इनिशियल मार्जिन की तो मेरी एंट्री एज इट इज खड़ी रह गई। अब जैसी मैं फाइनल सेटलमेंट्स होगा मेरा, तो मेरी इनिशियल मार्जिन अल्टीमेटली जो मेरा ब्रोकर होगा वो रिलीज कर देगा। जैसे ही वो ब्रोकर रिलीज करेगा तो मैंने जो एंट्री फर्स्ट पार्ट में पास करी थी उसकी मैं रिवर्स एंट्री पास कर दूंगा। इस केस में मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इनिशियल मार्जिन क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री इज सेटल्ड। वही चीज यहाँ पे तीसरे पॉइंट में कह रहा है। ये डिटेल में पढ़ने के लिए आप मॉड्यूल रेफर कर सकते हैं, इस तरह से जनरल एंट्रीज पास की जाती हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक हमारा आता है अकाउंटिंग फॉर इक्विटी इंडेक्स ऑप्शंस इन केस ऑफ अ कैश सेटल्ड ऑप्शंस। देखिए फ्यूचर्स का हमने पढ़ लिया, इनिशियल मार्जिन कैसे करनी है, MTM कैसे करना है, फाइनल सेटलमेंट कैसे करना है, तीनों एंट्रीज कर दी। अब चलते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में पहले डिस्कस करेंगे कि कैश सेटल्ड वाला किस तरह से आपको एंट्री करनी है। ऑप्शंस के केस में क्या होगा, जब आप एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन जाएंगे तो आप या तो सेलर होंगे या बायर होंगे। सेलर के केस में आप याद करिए, सेलर के केस में आप इनिशियल मार्जिन देते हैं एक्सचेंज को। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल करवाते हैं, और वो इनिशियल मार्जिन उतनी ही होती है जितनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेलर के केस में जो लॉसेस की गुंजाइश है वो अनलिमिटेड है, इसलिए एक्सचेंज पहले ही उससे उसकी इनिशियल मार्जिन ले लेती है। इस केस में सेलर ने इनिशियल मार्जिन दे दी तो इसका मतलब उसका इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट हो गया। कहां से दे दी, ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट से दे दी। तो जैसे हमने फ्यूचर्स में एंट्री करी थी, सेम ऐसी ही एंट्री ऑप्शंस के सेलर के केस में हो जाएगी। देखते हैं क्या पढ़ रहा है। is required to pay initial margin for entering into the options contract. It should be debited to an appropriate account, say equity index, stock options, margin account. पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, फ्यूचर्स मार्जिन कर दिया था, यहाँ पे ऑप्शंस मार्जिन कर दिया अलग अलग करने के लिए। और बैलेंस शीट में उसको क्या दिखाएंगे, सेपरेटली अंडर द हेड करंट एसेट्स। अगर आप 31 मार्च तक आपके ब्रोकर के पास कुछ बैलेंस है, आपने पोजीशन अपनी 31 मार्च तक स्क्वायर ऑफ नहीं करी है, तो उसको आपको बैलेंस शीट में दिखाना होगा, क्योंकि बैलेंस शीट होती है एज ऑन 31 मार्च ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर जिसकी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो। उस केस में वो जो भी बैलेंस है उसको आप करंट एसेट्स के रूप में दिखाएंगे, क्योंकि वो अभी आपके पास, क्योंकि वो अभी ब्रोकर के पास एज अ डिपॉजिट आपका रखा हुआ है। वही मैं अगर बायर की बात कर लूं तो बायर होल्डर ऑफ द ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू पे द प्रीमियम। ऑप्शंस बायर हमेशा प्रीमियम देता है। अब वो इसकी एंट्री कैसे करेगा, इन द बुक्स ऑफ द बायर सच प्रीमियम शुड बी डेबिटेड टू एन अप्रोप्रिएट अकाउंट, से इक्विटी इंडेक्स ऑप्शंस प्रीमियम अकाउंट।
अब सर आप बोलेंगे कि ऑप्शंस बायर भी प्रीमियम दे रहा है, उसको भी आपने डेबिट करा दिया। ऑप्शन सेलर भी इनिशियल मार्जिन दे रहा है, उसको भी आपने डेबिट करा दिया। लेकिन कुछ इसको यहाँ पे तो कुछ किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा। ऑप्शन सेलर को प्रीमियम रिसीव्ड भी होता है। उस केस में एक तो उसने इनिशियल मार्जिन दे दी, तो डेबिट मार दिया, अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करके इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट मार दिया। साथ में ऑप्शन सेलर को प्रीमियम रिसीव्ड भी होता है, तो रिसीव्ड करने के लिए वो कैसे करेगा, इन द बुक्स ऑफ द सेलर सच प्रीमियम रिसीव्ड शुड बी क्रेडिटेड टू एन अप्रोप्रिएट अकाउंट से इक्विटी इंडेक्स स्टॉक ऑप्शंस। मतलब बायर जब ऑप्शंस बाय करेगा तो अगेंस्ट वो बैंक के अगेंस्ट बाय करेगा, तो उसके किताबों में एंट्री कैसे होगी, तो ऑप्शंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेलर जो है वो प्रीमियम रिसीव करेगा, साथ में इनिशियल मार्जिन देगा, तो इनिशियल मार्जिन की हमने एंट्री पढ़ ली, हमने डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर लिया। आप इनिशियल मार्जिन जब जब जो सेलर होगा वो ऑप्शंस प्रीमियम रिसीव करेगा तो उसके बैंक अकाउंट उसका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा आएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, ऑप्शंस प्रीमियम अकाउंट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अकाउंटिंग फॉर ओपन ऑप्शंस एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। अब अगर ऑप्शंस की पोजीशन मेरी बैलेंस शीट डे वाले दिन ओपन है, तो उस केस में किस तरह से एंट्री होगी, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। समझना चाहता है कोई भी एक बिजनेस पर्सन कि मैंने अगर 31 मार्च तक कोई चीज होल्ड कर रखी है तो मैं उसको बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाऊं। अब देखिए क्या कहता है कि इक्विटी इंडेक्स या फिर अगेन ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट की बात कर रहा है, ये ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट। तो ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट बायर और सेलर दोनों के केस में होगा। बायर के केस में ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा, और सेलर के केस में ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि बायर ने पैसा दिया है और सेलर ने पैसा रिसीव करा है। शुड बी शोन अंडर द हेड करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एज द केस में भी। ऐसा क्यों बोल दिया इसने, जो ऑप्शन प्रीमियम है वो बायर के लिए एज अ एसेट हुआ, उसको आगे जाके उससे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, उससे लॉस भी हो सकते हैं। और जो सेलर है उसके लिए वो जो ऑप्शन प्रीमियम है वो एक तरह से किसी की अमानत है कि उसके अगेंस्ट उसने गारंटी ली है कि वो अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करेगा, तो इस वजह से उसके लिए वो करंट लायबिलिटी हुआ। तो अगर ऑप्शन बायर है तो वो करंट एसेट्स में दिखाएगा जो ऑप्शन प्रीमियम उसने पे करा है, और अगर वो सेलर है तो वो उसको लायबिलिटी में दिखाएगा जो उसने ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करा है। In the books of the buyer or holder, a provision should be made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the balance sheet date. अकाउंटिंग में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि आपके जितने भी लॉसेस हो सकते हैं उसका आप प्रोविजंस बना लीजिए, पर जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको एंटिसिपेट मत करिए, जिसको एक लाइन में बोला जाता है एंटिसिपेट ऑल योर प्रॉफिट्स, एंटिसिपेट्स ऑल योर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट्स एनी प्रॉफिट्स। तो मैं अगर लॉसेस की बात करूं तो ऑप्शन बायर को लॉसेस कब हो सकते हैं, जब उसने कोई प्रीमियम कोई कॉल या पुट कोई खरीदी हुई हो, और उस पर्टिकुलर सीरीज की जो वैल्यू है, उस पर्टिकुलर जो भी उसने खरीदा हुआ है उसकी वैल्यू अगर उसका प्रीमियम एज ऑन 31 मार्च घट गया हो, तो इस केस में ऑप्शन बायर को लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये क्या कह रहा है कि आप उस चीज का प्रोविजन बना दीजिए अपने अकाउंट में कि अगर आपका उस पर्टिकुलर ऑप्शन का प्रीमियम घट गया है 31 मार्च को जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं और आपने उससे पहले कोई पोजीशन ली हुई है, तो उसका प्रोविजन जरूर बना दीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ गया है बाजार में, जो आपने ऑप्शन ऑलरेडी खरीदे हुए हैं और उसका 31 मार्च की वैल्यू उसकी बढ़ गई है, उस केस में उसका प्रॉफिट का प्रोविजन मत बनाइए, तो लॉस का प्रोविजन बनाइए, प्रॉफिट का प्रोविजन मत बनाइए। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द एक्सेस ऑफ प्रीमियम प्रिवेलिंग इन द मार्केट ऑन द बैलेंस शीट डेट ओवर द प्रीमियम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। वही जो मैं अभी आपसे बात कह रहा हूं उसको बोला जाता है ऑन द कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस एक प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग में। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे,
और अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट्स वाले ऑप्शंस के केस में किस तरह से की जाती है ये समझ लेते हैं। क्या कहता है कि इन द बुक्स ऑफ द बायर, बायर के केस में कैसा होगा और सेलर के केस में कैसा होगा फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे। A buyer will recognize premium as an expense in the profits and loss accounts। जो उसने पैसा एज अ प्रीमियम दिया है वो अपने P&L में रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगेन वो डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा, प्लीज कमेंट में बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम एक्सपेंस शो करते हैं तो वो डेबिट किए जाते हैं या क्रेडिट किए जाते हैं। ऑन एक्सरसाइज ऑफ द, जिन लोगों को नहीं पता वो प्लीज मॉड्यूल रेफर करिए कि किस तरह से एक जनरल एंट्रीज पास की जाती हैं। ऑन एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन द बायर होल्डर विल रिसीव फेवरेबल डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सेटलमेंट प्राइस एज ऑन द एक्सरसाइज और एक्सपायरी डेट एंड द स्ट्राइक प्राइस विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम। सिंपल सी बात, जब आप जो आपने ऑप्शन प्रीमियम दिया है उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लीजिए अपने P&L में, और जो आपने अगर आपकी इनकम हो गई है तो उसको एज अ इनकम रिकॉग्नाइज कर लीजिए अपने P&L में। सेलर के केस में द सेलर राइटर विल रिकॉग्नाइज प्रीमियम एज एन इनकम इन द प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट्स, क्योंकि सेलर की जो इनकम होगी वो वही इनकम होगी जितना उसने प्रीमियम रिसीव करा हुआ है। तो सेलर के केस में जैसे ही वो प्रीमियम रिसीव करेगा वो उसकी इनकम को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा P&L में। अगेन एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट्स, ये ड्यूरिंग जैसी वो पोजीशन लेगा उस टाइम पे नहीं, जब उसने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया तो जितना भी उसने प्रीमियम रिसीव किया होगा उसको एज अ प्रॉफिट कंसिडर कर लिया जाएगा। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मैं समझ रहा हूं कि आप सेकंड पॉइंट समझ गए होंगे मेरे बोलने से पहले ही। ऑन एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन द सेलर राइटर विल पे द एडवर्स डिफरेंस बिटवीन फाइनल सेटलमेंट प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस, सच पेमेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लॉस। अगेन बायर और सेलर बिल्कुल इनवर्स हो गया। सेलर के केस में जो उसने पेमेंट, क्योंकि अब अगर उसने लॉस में अपना सौदा काटा है तो उसको पोजीशन, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो जितना भी उसने पैसा दिया उसको लॉस रिकॉग्नाइज कर लीजिए। तो बेसिकली अकाउंटिंग में ये ऑप्शंस में क्या रहा है कि जो आपने बेसिकली उस चीज को आप अलग अलग रखिए। आप आपने जो प्रीमियम दिया है, आपने जो प्रीमियम रिसीव किया है उसकी एंट्रीज आप अलग करिए, जो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट्स या लॉस हुए हैं उसकी एंट्री आप अलग करिए, जिससे आप बेटर डिस्क्लोजर अपनी बुक्स में दे पाए। ये नहीं कि आपने कंबाइंड बता दिया कि हाँ जी 2 रुपए का प्रीमियम मैंने रिसीव किया था, मेरे को 3 रुपए का प्रॉफिट, मेरे को 3 रुपए का आना तो मेरे को नेट में 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप 2 रुपए का अलग करिए, 3 रुपए का आप इनकम एक अलग शो करिए। As soon as an options get exercised, margin paid towards such an options will be released by the exchange, which should be credited to equity index। क्या कह रहा है सर लास्ट पॉइंट? ऑप्शन सेलर्स के केस में क्यों कह रहा है, ये ऑप्शन बायर के केस में क्यों नहीं कहा? ऑप्शन सेलर के केस में याद करिए पिछली स्लाइड में ही हमने कहा था कि जितने भी ऑप्शन सेलर है उसको इनिशियल मार्जिन देनी होगी। अब जब ऑप्शन सेलर ने वो कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ कर दिया, सेटल कर दिया, तो उसकी इनिशियल मार्जिन उसको रिलीज हो जाएगी। और जब उसकी इनिशियल मार्जिन रिलीज होगी, सेम जैसे मैंने फ्यूचर्स में बताया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इनिशियल मार्जिन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। बताइएगा सर किस तरह से आपको ये क्लासेस चल रही हैं। अगर आप अगेन प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो आप ICF एंड स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट के लाइव ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ICFM इंस्टीट्यूट ने हाल ही में CPT प्लस सर्टिफाइड प्रो ट्रेडर प्लस बूट कैंप लॉन्च किया हुआ है, जहां पे ट्रेनीज को, जहां पे वो अपने स्टूडेंट्स को लाइव ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय ICFM उसी पे ही ट्रेड कराते हैं विद नो लाइबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। जितना भी लॉस होगा दैट इज अप टू दी ICFM। तो अगर आप प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में देखना चाहते हैं ट्रेडर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रेशर्स होते हैं, किस तरह का मैकेनिज्म होता है, तो ICFM स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट के कोर्स जरूर रेफर करिए। चलिए चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, और कहता है कि टैक्सेशन। शुरू में हमने पढ़ा था कि 2 चीजें पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अभी हमने पढ़ लिया है। अगेन डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो
मॉड्यूल प्लीज रेफर करें। और लास्ट टॉपिक है टैक्सेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स। टैक्सेशन में देखिए क्या कहता है कि टैक्सेशन P&L का किस तरह से होगा। गेन्स और लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इन डेरिवेटिव्स ऑन एक्सचेंजेस आर टैक्सेबल अंडर द हेड्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जब भी हम ITR भरते हैं तो उसमें काफी तरह के हेड्स होते हैं, जिसमें होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, एक सैलरीड इनकम के लिए होता है, एक होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, एक होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम कैपिटल गेन्स होता है, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी का, एक होता है अदर सोर्सेज का। तो जो प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स और गेन्स हैं, वो किस हेड में लेके जाएं। डेरिवेटिव्स की मैं बात करूं तो अगर डेरिवेटिव्स की बात करूं तो वो हेड जाता है PGPP, उसे बोला जाता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो डेरिवेटिव्स की इनकम है वो स्पेक्यूलेटिव इनकम की कैटेगरी में आती है। जब मैं अगर बिजनेस इनकम की बात करूं तो दो तरह की इनकम होती हैं, स्पेक्यूलेटिव इनकम और नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम। स्पेक्यूलेटिव इनकम्स बोला जाता है जैसे आप लॉटरीज प्ले कर रहे हैं या किसी तरह की बेटिंग, गैम्बलिंग, इन तरह में आप कर रहे हैं तो इसको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की कैटेगरीज में रखा जाता है। अगर मैं 2005 से पहले की बात करूं तो डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस को भी स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में ही रखा जाता था एज पर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2005 आया, उससे बातें बदली और फाइनली डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस को स्पेक्यूलेटिव से निकाल के नॉन स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस में ट्रांसफर कर दिया गया। और इससे फर्क ये पड़ा कि अब जो डेरिवेटिव्स इनकम के गेन्स हैं वो मेरे रेगुलर गेन्स हैं। अब अगर मेरा उससे गेन है और मेरा अगर नॉर्मल किसी और बिजनेस एक्टिविटी में लॉसेस है तो मैं अपने गेन्स को लॉसेस के अगेंस्ट सेट ऑफ करके मेरी टैक्स लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। पहले क्या होता था, रूल क्या है कि अगर आप स्पेक्यूलेटिव इनकम का गेन है तो आप स्पेक्यूलेटिव इनकम के लॉसेस के अगेंस्ट ही आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉसेस के अगेंस्ट आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इससे फायदा क्या हुआ कि अगर मान लीजिए डेरिवेटिव्स में मेरा प्रॉफिट्स है और मेरे नॉर्मल बिजनेसेस में मेरे लॉसेस हैं तो मैं उस लॉसेस को यहाँ के प्रॉफिट्स से कम कर दूंगा और मेरी अल्टीमेटली जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। दूसरा फायदा क्या हुआ कि अगर मेरा डेरिवेटिव्स में कोई लॉसेस हैं उन्हें मैं अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल किया हो विद इन टाइम तो आप उस डेरिवेटिव्स लॉसेस को अपने 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जिस साल में आपको प्रॉफिट्स होगा उस साल में आप उस प्रॉफिट्स को अपने लॉसेस से स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और आपकी टैक्स लायबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल ये क्या कह रहा है। आफ्टर फाइनेंस एक्ट, इनकम और लॉस ऑन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन विच आर कैरिड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट टैक्स्ड एज स्पेक्यूलेटिव इनकम। कंडीशन वही फाइनेंस एक्ट में बोला गया कि अगर आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में करा है तो आपकी स्पेक्यूलेटिव इनकम नहीं मानी जाएगी। Thus, loss on derivative transaction can be set off against any other income during the year। चाहे सर बिजनेस की इनकम हो या हाउस प्रॉपर्टी की या कैपिटल के या इसकी, आपकी किसी भी तरह की इनकम के अंदर आपकी सेट ऑफ हो सकती है, एक्सेप्ट सैलरी इनकम के अगेंस्ट आपकी सेट ऑफ नहीं होगी। In case the same cannot be set off, it can be carried forward to subsequent years। और ये आपका टाइम पीरियड है 8 साल का। अगली स्लाइड पे चलते हैं। Such losses can be carried forward for a period of 8 assessment years। अगेन कह रहा है कि आपने जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी हो टाइम से, जब भी आप इस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को 8 सालों तक ले जा सकते हैं। Securities transactions tax paid on such transactions is eligible as reduction under Income Tax Act। जो भी आपने STT पे करा है इन ट्रांजेक्शन्स को, उसको आप एज अ डिडक्शन, एज अ एक्सपेंस क्लेम कर लीजिए। और जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है नेट प्रॉफिट में से आप अगर अपना STT माइनस कर देंगे, उसी पे आप टैक्स दीजिए, उसी को आप एज अ इनकम दिखाइए। सिंपल सा ये पॉइंट है। वही ये अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं, ये मेरी बात हो गई रेजिडेंट्स की, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो चाहे बॉडी कॉर्पोरेट्स हो। वही अगर FPIs की बात करूं तो किसी भी तरह का गेन या फिर लॉस
उनको दिखाना होता है कैपिटल गेन्स के सेक्शन में। अब कैपिटल गेन्स हमारे होते हैं दो तरह के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जिनकी होल्डिंग, जिनमें जो हम 1 साल से ज्यादा अगर किसी सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर रखा जाता है। कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिफाइन किया जाता है। सिक्योरिटीज की मैं बात करूं तो 1 साल का क्राइटेरिया है लिस्टेड सिक्योरिटीज की। तो शॉर्ट जनरली अब डेरिवेटिव्स के ट्रांजैक्शंस में क्या होगा, क्योंकि 3 महीने के जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो जितना भी इनका FIIs का जो भी FPIs का जो भी गेन्स या लॉसेस आता है, ये लोग क्या करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर ही उसे दिखाते हैं। तो हमारा यही कह रहा है अंडर द हेड कैपिटल गेन, सिंस अ मेजॉरिटी ऑफ द डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज हैव अ मैच्योरिटी अप टू 3 मंथ्स, तो इसलिए जितना भी इसका गेन्स या लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आता है। तो याद रखेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के टैक्सेशन ट्रीटमेंट होता है डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस का, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑन प्रोफेशंस। स्पेकुलेटिव इनकम नहीं है, नॉन स्पेकुलेटिव इनकम की कैटेगरी में आती है आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2005। FPIs की मैं अगर बात करूं तो FPIs के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर दिखाया जाता है, पर क्योंकि डेरिवेटिव्स में जनरली 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो जनरली FPIs को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर अपनी इनकम दिखानी होती है। लास्ट स्लाइड आ रही है मेरी STT की, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस टैक्स। हम याद करेंगे कि चैप्टर 6 में भी जब हम ट्रेडिंग कॉस्ट, ट्रेडिंग मैकेनिज्म का जो चैप्टर था उसमें हमारा एक टॉपिक आया था ट्रेडिंग कॉस्ट, उसमें भी हमने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का टॉपिक डिस्कस करा था। ये भी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दोबारा एक गो थ्रू कर लेते हैं। क्या कहता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के, इज लेवी STT इज लिवाइड ऑन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग इक्विटी, डेरिवेटिव्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। याद रखिए सर, इंपॉर्टेंट चीज है, किस किस पे लगता है, इक्विटी, डेरिवेटिव्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स भी घुसा दिया यहाँ पे, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस द एक्सचेंज ऑन विच द ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट STT एंड रेमिट द सेम टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब एक्सचेंज की जिम्मेदारी होगी कि वो STT कलेक्ट करे और उसको सरकार को दे। सरकार नहीं आएगी आपसे सीधा STT लेने, एक्सचेंज आपसे STT लेगा, फिर एक्सचेंज बदले में उसको सरकार को रेमिट करेगा। किस रेट पे रेमिट करेगा ये देख लेते हैं। अगर आपने, सबसे पहले तो आप देखिए कि आपने ऑप्शंस में काम करा है या आपने फ्यूचर्स में करा है, और STT की मैं अगर बात करूं तो ये जनरली रखती है मेरी सेलिंग साइड पे। डेरिवेटिव्स के सेगमेंट्स की मैं बात करूं तो सेल, अगर आप इन ऑप्शन सिक्योरिटीज को सेल करा है तो STT लगेगी 0.0625%, 0.625%, जिसको जनरली टर्म में बोला जाता है 6,250 रुपए करोड़, 6,250 रुपए पर CR। और ये 6,250 रुपए पर CR मतलब तो लगती किस पे, 0.0625% है किसका, जो ऑप्शंस प्रीमियम है, स्ट्राइक प्राइस नहीं, जो ऑप्शंस प्रीमियम है उसको आप जब कंबाइन कर लेंगे तो उसकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी ऑप्शंस प्रीमियम की, उस पे 0.0625, 6,250 रुपए करोड़ के हिसाब से आपको STT देनी होगी, जो कि एक्सचेंज चार्ज करता है। आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में जब आप देखेंगे वो STT का कॉलम आपको अलग से दिखाई देगा। अगला क्या कहता है, सेल ऑफ एन ऑप्शंस इन सिक्योरिटीज वेयर ऑप्शंस इन एक्सरसाइज अगेंस्ट। पहले वाले टॉपिक पे मैं देखता हूं यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन देगा, सेलर देगा, बायर नहीं देता, सेलर देगा। लेकिन सेकंड केस में अगर आपने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया तो STT क्या जाएगी, 0.125%, यानी 12,500 रुपए करोड़। और ये कौन देगा, परचेजर। वहीं मैं अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं, सेल ऑफ फ्यूचर्स इन सिक्योरिटीज, तो इस पे STT क्या है, 0.0125%, और ये कौन देगा, सेलर। तो ये कितना हुआ सर, 1,250 रुपए करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शंस पे 6,250 रुपए करोड़ और फ्यूचर्स पे 1,250 रुपए करोड़, ये तो नाइंसाफी है। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो फ्यूचर्स पे जो STT जाती है वो जाती है मेरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे। अगर मैंने निफ्टी का 22,000 के प्राइस पे लॉट बाय या सेल करा तो जो उसकी एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी
निफ्टी का अभी जो लॉट है वो अगर 50 का लॉट है तो 22,000 इंटू 50 जो भी वैल्यू आएगी उस पूरी वैल्यू पे 1200, उस पूरी वैल्यू पे लगेगा 0.0125% के हिसाब से। तो वही मैं अगर ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शंस में मेरा जो एसटीडी लगता है वो लगता है खाली प्रीमियम वैल्यू पे। तो क्योंकि उसमें जो वैल्यू है वो कम है तो इसलिए वहां पे टैक्स का रेट ज्यादा है। फ्यूचर्स के केस में क्योंकि मेरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ज्यादा है तो इस वजह से वहां पे टैक्स का रेट कम है। ये हुई मेरी एसटीटी की कहानी। तो सर उम्मीद करते हैं ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। हम चलते हैं अब इस चैप्टर के एमसीक्यूज पे और देखते हैं किस तरह के सवाल इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द इक्विटी इंडेक्स या स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन अंडर द हेड करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। किसकी बात कर रहा है सर? ये प्रीमियम अकाउंट की बात कर रहा है। प्रीमियम अकाउंट मुझे करंट एसेट्स में दिखाना है या फिर करंट लाइबिलिटीज में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? याद करेंगे हमारे इनिशियल टॉपिक इस चैप्टर के, करंट एसेट्स में कौन दिखाएगा? जो कि ऑप्शन बायर होगा। और करंट लाइबिलिटीज में कौन दिखाएगा? जो कि ऑप्शन सेलर होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर इज ट्रू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्या कह रहा है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट लेवाइड ऑन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। अभी तो पढ़ा हमने, इक्विटी में भी लगता है, डेरिवेटिव्स में भी लगता है और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में भी लगता है एसटीटी। तो आंसर इज फॉल्स। ऑल ट्रेड्स डन ऑन एनएससी, इट इज एक्सचेंजेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कलेक्ट द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड पे टू द गवर्नमेंट। सर अभी पढ़ा, एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एसटीटी कलेक्ट करना और फिर उसे रेमिट करना। तो आंसर इज ऑप्शन ए ट्रू। एसटीटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल डैश ट्रांजैक्शंस फॉर बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑन ऑल बोल रहा है तो अगर ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो खाली सेलर के केस में ही ऐसा होगा कि आपको हर ट्रांजैक्शंस पे एसटीटी लगेगा। तो यहां पे पार्टी क्या आई? एसटीटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल सेल ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स आर टैक्स्ड एज। इंडियन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा है, किस तरह से टैक्स किया जाएगा? ऑप्शन ए स्पेक्यूलेटिव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। सर ये कब लगता मेरा? ये प्रायर 2005 अगर मैं ये वीडियो बना रहा होता तो ये मेरा ऑप्शन ए करेक्ट होता, लेकिन अभी नहीं है। सेकंड कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, ये भी नहीं लगेगा, ये हमने पढ़ा था कि एफपीआई के केस में होता है। थर्ड क्या कह रहा है? नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये भी नहीं होगा क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं होता। ये लाइन इसने सही बोल दी लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं होता। फोर्थ क्या कह रहा है? नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इन द केस ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द गेन्स और लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आर टैक्सेबल एज। बताइए सर, कमेंट में बताइए। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस करा, क्या होगा? ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्पेक्युलेटिव गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारी इन वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, हमारी इन वीडियोस को इतने अच्छे से देखने के लिए। जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। और अगेन, आप अगर सब कुछ प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ज्वाइन करिए ICFM स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट के लाइव ट्रेडिंग कोर्स। और ज़रूर बताइए कि अभी आपको चैप्टर 10 की वीडियोस चाहिए या नहीं। जितने कमेंट्स आप करेंगे उतनी ही जल्दी हम आपके लिए वीडियोस नेक्स्ट चैप्टर की लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।